हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चक्रीय ग्रुप कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, परमुटेशन ग्रुप, क्रमचय ग्रुप के बारे में। और ये टॉपिक इजी टॉपिक है और इसमें से कभी कभार सेकेंड ग्रेड में 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रमचय ग्रुप के बारे में। तो परमुटेशन ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्रमचय ग्रुप की परिभाषा वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद में एग्जांपल्स और थ्योरम के स्टेटमेंट। तो देखो, क्रमचय ग्रुप क्या होता है। परमुटेशन ग्रुप तो देखो, क्रमचय ग्रुप के बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज। तो क्रमचय ग्रुप की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, माना एस परिमित समुच्चय है, माना एस परिमित समुच्चय है, माना एस परिमित समुच्चय है, तब समुच्चय एस से स्वयं पर परिभाषित प्रत्येक एकीय आच्छादक फलन को, माना एस परिमित समुच्चय है तब समुच्चय एस से स्वयं पर परिभाषित प्रत्येक एकीय आच्छादक फलन को, प्रत्येक एकीय आच्छादक फलन को क्रमचय कहते हैं। प्रत्येक एकीय आच्छादक फलन को क्रमचय कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। जो क्या होता है कि क्या डेफिनेशन होता है, माना एस परिमित समुच्चय है, माना एस क्या है, परिमित समुच्चय है, तब समुच्चय एस से स्वयं पर परिभाषित प्रत्येक एकीय आच्छादक फलन मतलब होता है 1-1 और 1-2 फंक्शन, उन फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। ठीक है। अब जो क्रमचय होता है मान लो एस समुच्चय में अवयव संख्या n है, तब उस पर परिभाषित क्रमचय संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल n के बराबर। तो देखो, सबसे पहले इसका संकेतन देखते हैं और उसके बाद में हम उसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में लिखेंगे। तो संकेतन क्या होता है, कैसे अपन व्यक्त करते हैं, नोटेशन। तो देखो, संकेतन क्या होता है, मान लो एस एक समुच्चय है, उसमें अवयव कितने हैं, x1 x2 एंड सो ऑन xn। ठीक है। तो परिभाषित क्रमचय कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखो, परिभाषित क्रमचय को कैसे लिखा जाता है, पहले क्या होता है, ऊपर अवयव लिखा जाता है और नीचे उसकी इमेज। तो मान लो यहाँ पे x1 और यहाँ पे उसकी इमेज fx1। ठीक है। ऊपर अवयव और नीचे उसकी इमेज, प्रतिबिंब लिखा जाता है। यहाँ पे x2 और ये उसके नीचे इमेज fx2, यहाँ पे x3 और यहाँ पे fx3 और सो ऑन, यहाँ पे xn और यहाँ पे सो ऑन fxn। इस प्रकार से लिखा जाता है और इस संकेतन को कहते हैं द्विपंक्ति संकेतन, द्विपंक्ति संकेतन। ठीक है। अब देखो, हमने क्या डेफिनेशन देखी, माना एस परिमित समुच्चय है तब समुच्चय एस से स्वयं पर परिभाषित प्रत्येक एकीय आच्छादक फलन को अपन क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। उसका संकेतन क्या होता है, एस बराबर x1 x2 x3 इस प्रकार से हो। तो परिभाषित क्रमचय किस प्रकार से करते हैं, x1 ऊपर उसका अवयव और नीचे उसकी इमेज fx1, x2 fx2 और यहाँ पे x3 fx3 एंड सो ऑन xn, यहाँ पे fxn। ठीक है। अब मान लो कि समुच्चय में s में मान लो अवयव संख्या n है, तब समुच्चय s पर परिभाषित जो क्रमचय होगी की संख्या होगी वो आपकी होगी फैक्टोरियल n। मान लो कोई समुच्चय है, उसमें अवयव संख्या मान लो 2 है, तो उसमें कितने परिभाषित क्रमचय कर सकते हैं अपन, फैक्टोरियल 2 के बराबर। और फैक्टोरियल 2 का मान होता है आपके पास 2 के बराबर और फैक्टोरियल 3 होता है आपके पास 6 के बराबर। तो देखो, एग्जाम्पल करते हैं। उससे पहले एक नोट लगाओ, नोट लिखो।
यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या n है, तब समुच्चय S पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n होगी। क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n होगी। यदि मान लो समुच्चय S में अवयवों की संख्या n है, तब समुच्चय S पर परिभाषित जो क्रमचय है उनके नंबर कितने होंगे आपके पास, फैक्टोरियल n के बराबर होगा। देखो फॉर एग्जांपल अपन यदि बात करें तो यदि मान लो अपने पास समुच्चय S है, उस समुच्चय S में अवयवों की संख्या कितनी है, 2, 1 2, तो परिभाषित क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 2 के बराबर होगी। तो कौन कौन से होंगे, देखो क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। अब कौन कौन से क्रमचय होंगे, इस प्रकार से लिखा जाता है क्रमचय को, है ना। तो देखो ये ऊपर तो क्या होंगे, उनके अवयव होंगे, और नीचे क्या होंगे, उसके इमेज। अब देखो 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 के पास या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, या 1 की इमेज 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2, एक क्रमचय ये बन गया। एक क्रमचय क्या बनेगा, 1 की इमेज कितनी हो सकती है, 2, 1 की इमेज 2 हो या 2 की इमेज 1 हो, तो ये दूसरा क्रमचय बन गया। यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या मान लो n है, तब उस पर परिभाषित क्रमचय की संख्या आपकी कितनी होगी, फैक्टोरियल 2 के बराबर होगी। यदि मान लो समुच्चय में अवयव कितने हैं, 3 है, तो उसमें परिभाषित क्रमचय की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 3 के बराबर होगी। और फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो एग्जांपल दूसरा देखते हैं, 1 2 3, तो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी इसके, फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर। अब बताओ क्रमचय कौन कौन से होंगे, एक क्रमचय तो क्या होगा जिसमें खुद की इमेज खुद पर ही होगी, 1 की इमेज 1 पे हो सकता है, 2 की इमेज 2 पर हो सकती है, और 3 की इमेज 3 पे हो सकती है। एक और ऐसे हो सकता है 1 की इमेज मान लो 2 पे हो, और 2 की इमेज मान लो 1 पे, और 3 की इमेज 3 पे, एक ही हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज मान लो 2 पे है, और 3 की इमेज मान लो 1 पे, तो 3 to 1 हो सकता है। एक क्या हो सकता है, ऊपर लिख देता हूँ, है ना, तीन ऊपर बन जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि 1 की इमेज मान लो 1 पे, 2 की इमेज मान लो 3 पे, और 3 की इमेज 2 पे। डिफरेंट होना चाहिए, 1 2 3 आ गया, 2 1 3 आ गया, 3 2 1 आ गया, 1 3 2 आ गया। अब और क्या हो सकता है बताओ, 312, और क्या हो सकता है, 321 हो गया, 123, 132 और 231 हो सकता है ना। 1 की इमेज मान लो 2 पे है, 2 की इमेज 3 पे है, और 3 की इमेज 1 पे है। तो ये आपकी क्या पास बनेंगे, क्रमचय बन जाएंगे। तो कितने क्रमचय बनेंगे, 6 क्रमचय बनेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तक जितने भी भाई हमने लिखा है उतने में एक क्वेश्चन आ सकता है आपके कि मान लो समुच्चय S में अवयवों की संख्या मान लो 4 है, तब आपके पास क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 किसके बराबर होता है, 24 के बराबर। इतना ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्रमचय आपके बना के ये वाले पूछेंगे नहीं, ये तो आपको समझने के लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आता है अपना क्रमचय गुणन, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन।
क्रमचय गुणन। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन, क्रमचय गुणन। तो देखो क्रमचय गुणन कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो आप कि आपके पास दिया है 1 3 2 1 3 2 4 4। जी अपने पास दिया हुआ है 1 2 2 3 3 1 4 4। ठीक है, तो देखो एफ जी निकालते हैं और जी एफ निकालते हैं। कैसे करते हैं क्रमचय गुणन, एफ इंटू जी। तो देखो जो लास्ट में होता है उससे मतलब इसमें इमेज देखी जाती है। जी है ना लास्ट में, तो जी से हम इमेज देखेंगे एफ में। तो देखो ऊपर वाले जो अवयव है वो तो ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, पहले लिख दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। देखो 1 की इमेज कहाँ पे है, 2 पे, तो 2 की इमेज कहाँ पे है, 1 पे। तो 1 की इमेज कहाँ पे हो जाएगी, 1 पे। तो 1 की इमेज कहाँ पे हो जाएगी, 1 पे। ठीक है, अब वहाँ पे देखेंगे 2 की इमेज कहाँ पे है, 3 पर, और 3 की इमेज कहाँ पे है, 2 पर। तो 2 की इमेज कहाँ पे हो जाएगी, 2 पर। वहाँ पे देखो 3 की इमेज 1 पे है, 3 की इमेज कहाँ पे है, 1 पे। तो 1 की इमेज कहाँ पे, 3 पर है, तो 3 की इमेज 3 पर। 4 की इमेज कहाँ पे है, 4 पे है। यहाँ पे 4 की इमेज कहाँ पे है, 4 पे। तो 4 की इमेज 4 पे। ठीक है, अब देखो क्रमचय गुणन में जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमय का मतलब नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, इसका मतलब एफ जी है वो जी एफ के बराबर नहीं होता है। अब देखो क्रमचय गुणन में जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय नहीं होती है, क्रम विनिमय होती है। उसको हम देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि एफ जी है वो नॉट इक्वल टू जी एफ कैसे होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि क्रमचय गुणन में जो संक्रिया होती है वो क्या होती है, क्रम विनिमय नहीं होती है। इसका मतलब हुआ कि वो अक्रम विनिमय होती है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए। एफ बराबर मान लो अपने पास क्या दिया हुआ है, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पर, 3 की इमेज मान लो 1 पे, 3 की इमेज मान लो 2, 3 की इमेज 3 पर है। जी में मान लो ये दिया हुआ आपके पास 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 1 पर, और 3 की इमेज 2 पे। तो देखो पहले एफ जी निकालते हैं और फिर जी एफ निकालते हैं। 1 2 3 ये तो लिख दो सेम ऊपर ऊपर। देखो अब जी से एफ में देखना है, तो 1 की इमेज 3 पर है और 3 की इमेज 3 पे है। 1 की इमेज 3 पर है, 3 की इमेज 3 पर है, तो 1 की इमेज कहाँ पे आ जाएगी, 3 पे। 2 की इमेज 1 पे है और 1 की इमेज 2 पे है, तो 2 की इमेज 2 पर। 3 की इमेज 2 पर है, 2 की इमेज 1 पे, 3 की इमेज 1 पे। ठीक है, अब यहाँ देखो जी से एफ में देखना है, मतलब एफ जी एफ निकालना है ना अपने को, तो एफ से किस में देखना है, जी में देखना है। तो ध्यान रखना ये जो लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है ना क्रमचय, उससे देखते हैं अपना आगे वाले में। तो या तो इनको लिख लो पहले, भाई पहले क्या लिख लो, जी को लिख लो, फिर एफ को लिख लो, फिर ऐसे देख लो। चाहे आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो कि 1 की इमेज 2 पर है, 2 की इमेज 1 पे, तो 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 1 पे और 1 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 3 पर है, 3 की इमेज 2 पर है। तो ये आ गया आपके पास क्या कि इसका तो आंसर आ गया 3 2 1 और इसका आंसर आ गया 1 3 2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एफ जी एफ किसके इक्वल नहीं है, जी एफ के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम नोट लगा के लिखेंगे कि क्रमचय गुणन में जो संक्रिया होती है वो अक्रम में होती है। तो नोट लगा के लिखते हैं। ठीक है ना, ये देखो इजी चैप्टर है, ये सबसे इजी चैप्टर है। यदि ग्रुप थ्योरी में है तो यही चैप्टर आपका इजी है। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगुलर क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ नोट लगा के लिखो, क्रमचय गुणन संक्रिया अक्रम में होती है। क्रमचय गुणन संक्रिया अक्रम में होती है। ठीक है, क्रमचय गुणन संक्रिया क्या होती है,
अक्रमण में नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से आ गया। यहाँ से हमने देख लिया कि एफ जी है वो जी एफ के इक्वल नहीं है, तो क्रमचय गुणन संक्रिया क्या हो जाएगी, अक्रमण में हो जाएगी। अब इसके बाद में देखते हैं आगे तत्समक क्रमचय के बारे में। तो देखो तत्समक क्रमचय की क्या परिभाषा होती है। तत्समक क्रमचय होता है कि जिसमें जैसे खुद की इमेज खुद पर ही होती हो, उसको अपन तत्समक क्रमचय कहते हैं। देखो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो वह क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब स्वयं हो, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब स्वयं हो, खुद की इमेज कहाँ पे हो, खुद ही हो, उसको अपन क्या कहते हैं, तत्समक क्रमचय। इसको अपन आई से व्यक्त करते हैं। 1 की इमेज 1 पे होनी चाहिए, 2 की इमेज 2 पर होनी चाहिए और 3 की इमेज 3 पर होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं तत्समक क्रमचय। खुद की इमेज किस पर हो, खुद पर ही होती है, उसको अपन कहते हैं तत्समक क्रमचय। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रतिलोम क्रमचय। क्रमचय एफ का प्रतिलोम क्रमचय जी कहलाता है यदि एफ जी करने पर अपने को क्या मिल जाए, आई मिल जाए। आई मीन्स क्या होता है, तत्समक क्रमचय। जैसे अपन ग्रुप थ्योरी में पढ़े थे कि अवयव और उसका प्रतिलोम को अपन आपस में संक्रिय करवाएं तो अपने को क्या मिलता है, तत्समक अवयव। इसमें क्या होता है, एक क्रमचय को यदि जी दूसरे क्रमचय संक्रिय कराए तो अपने को यदि आई मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जी क्रमचय है ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम क्रमचय हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल से हम कि प्रतिलोम क्रमचय कैसे निकालते हैं। तो प्रतिलोम क्रमचय का क्वेश्चन आया हुआ है 2nd ग्रेड 2010 में, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रतिलोम क्रमचय निकाल के बताओ। तो देखो कैसे निकालते हैं प्रतिलोम क्रमचय, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 1 पर, 3 की इमेज 2 पर और 4 की इमेज 4 पे का प्रतिलोम क्रमचय होगा। का प्रतिलोम क्रमचय होगा। तो देखो प्रतिलोम क्रमचय कैसे निकालना है अपने को। एफ इनवर्स, इन अवयवों को उल्टा कर दो, मतलब नीचे वालों को ऊपर लिख दो और ऊपर वाले को नीचे लिख दो। लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब देखो अब क्या करना है, इनको क्रम, ऊपर वाले को क्रम के अनुसार सेट करना है। तो पहले 1 आता है ना, तो 1 को सेट करो। 1 की इमेज कहाँ पे, 2 पे, तो यहाँ लिखो, देखो 1 की इमेज 2 पर, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 1 पे और 4 की इमेज 4 पे। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। अब आप चेक कर सकते हो आंसर चेक कैसे कर सकते हो। एफ को एफ इनवर्स से गुणा करो, इसको और इसको आपस में गुणा करने पर यदि तत्समक क्रमचय आ जाता है तब आपका आंसर सही है। तो करो, 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 1 पर, 3 की इमेज 2 पर और 4 की इमेज 4 पे। और एफ इनवर्स कितना है, करो 1 2 3 4। तो देखो 1 की इमेज 2 पर, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पे, तो 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 2 पर, तो 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 1 पर, 1 की इमेज 3 पे, 4 की इमेज 4 पे और 4 की इमेज 4। क्या आ गया अपने पास, आई। इसका मतलब कि जो अपने एफ इनवर्स क्रमचय निकाला है, इनवर्स क्रमचय निकाला है, वो अपना क्या है, राइट है। ठीक है,
अब देखो एक सेकंड गेट 2010 में एक क्वेश्चन आया हुआ, वो और अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, समझ में तो आ रहा है ना। देखो इजी सा ये चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं है। एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्रमचयों की संख्या क्या होती है, फैक्टोरियल एन के बराबर होती है, और प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम के लिए आंसर कैसे चेक करते हैं। तो एफ इनवर्स को गुणा कर लो आपस में, आई आ जाना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में, और इतना इजी चैप्टर है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, वो भी क्या आते हैं, ईयर गैप से आते हैं। जैसे मान लो पहला जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ, उसमें आपके को पूछ लिया, लेकिन एक एग्जाम छोड़ के फिर अगला वाला सेकंड ग्रेड छोड़ के फिर उससे अगले भी पूछ लिया, ऐसे पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो एक सेकंड ग्रेड 2010 में है वो क्वेश्चन करते हैं। तो यही तो आया था अभी लास्ट वाला में, क्या आया था, यही तो था 1 2 3 4, इसका निकालना था ना, 3 1 2 4। तो इसको क्या किया था, उल्टा कर दिया था, 3 1 2 4 1 2 3 4। फिर क्या करो, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पे और 4 की इमेज 4 पर। ये आंसर था अपना, ठीक है। तो आप देखो अगला क्वेश्चन करते हैं जो सेकेंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए बराबर 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज 1 पे का प्रतिलोम क्रमचय होगा। तो देखो अब जैसे आप इनको शॉर्ट में जैसे जल्दी करना चाहो तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, बट ऑप्शन से ये रहता है कि मान लो आपका डी ऑप्शन मिल गया तो आप इनको चेक करो, ए को चेक करो, बी को चेक करो, फिर सी को चेक करो, मान लो फिर डी को चेक करो। भाई मान लो आपका आंसर ए में ही है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले में पहला चेक किया आंसर आ गया। यदि मान लो आपका आंसर डी में होता है तब क्या करोगे, ए को चेक करोगे, बी को चेक करोगे, सी को, फिर डी को करोगे। तो इसके बजाय तो आप इतनी सी देर में तो आप निकाल लोगे, इसको सोल्व कर लोगे, इसको नहीं कर लोगे क्या बताओ। देखो 1 सेकंड का सवाल नहीं है ये पूरा सा, इसको क्या करो एग्जाम में आपको ये थोड़ी लिखना है एफ इनवर्स बराबर ये है फिर ये है, ये थोड़ी आपको तो डायरेक्ट करना है। एफ इनवर्स क्या करना है, उल्टा कर दो, फिर ऊपर वाले को सेट कर दो, 1 की इमेज 3 पर और 2 की इमेज 1 पर, 3 की इमेज 2 पर, ये आंसर। बस इससे अच्छा तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ये रहता है कि यदि मान लो ए ऑप्शन में यदि होता ना ये तब तो आप करेक्ट कर देते, बट मान लो यही आंसर ऑप्शन डी में होता है तब तो आपको फिर तीनों चेक करने पड़ते। तो तीनों चेक करने के बाद में फोर्थ आंसर निकलता। इससे अच्छा तो सेकंड में आपने यही सॉल्व कर लिया। तो वो थोड़ा सा ऐसे ही है भाई, आपको देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में आपको मिलेगा। अब देखो इसके बाद में आता है सममित ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सममित ग्रुप। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या पूछते हैं क्वेश्चन, सममित ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। सममित ग्रुप देखो सिमेट्रिक ग्रुप, इसको एसएन या पीएन से व्यक्त करते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन या पीएन से। अब देखो क्या परिभाषा होती है इसकी सममित ग्रुप की। मान लो का समुच्चय एस है, उसमें अवयवों की संख्या मान लो एन है, एन अवयवों के समुच्चय पर, एन अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को ही अपन क्या कहते हैं, सममित ग्रुप कहते हैं। वापस देखो क्या, एन अवयवों के, एन अवयव होने चाहिए, उसके समुच्चय पे, एन अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित जितने भी डिफाइन कर सकते हैं क्रमचय, उन क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को कहते हैं अपन सममित ग्रुप। उसको एसएन या पीएन से व्यक्त करते हैं। यदि मान लो समुच्चय एस में अवयवों की संख्या एन है, तब उस पर परिभाषित क्रमचय की कोटि कितनी हो जाएगी, क्रमचय कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल एन। और सममित ग्रुप की कोटि एसएन या पीएन की कोटि कितनी होती है, फैक्टोरियल एन के बराबर। मान लो कोई समुच्चय एस है, उसमें अवयवों की संख्या मान लो 4 है, तो उसमें यदि उसकी कोटि निकाले सममित ग्रुप की, या S4 की कोटि निकाले, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 के बराबर हो जाएगा। तो देखो लिखते हैं इतना, माना
n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित, माना n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, जिसे सममित ग्रुप कहते हैं। n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? सममित ग्रुप कहते हैं। सममित ग्रुप की कोटि कितनी होती है? सममित ग्रुप Sn या Pn की कोटि फैक्टोरियल n होती है। सममित ग्रुप Sn या Pn, इसे रिप्रेजेंट करने का दो तरीके होते हैं, Sn या Pn से, की कोटि फैक्टोरियल n होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें तो सममित ग्रुप S4 की कोटि होगी तो कितनी होगी बताओ? S4 की कोटि फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 किसके बराबर होगा? 24 के बराबर। ठीक है। सममित ग्रुप की कोटि कितनी होगी? आपकी फैक्टोरियल n के बराबर होगी। अब देखो सममित ग्रुप जो होता है वो अक्रम विनिमय ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि क्रमचय गुणन संक्रिया अक्रम विनिमय होती है, तो क्रमचय गुणन संक्रिया अक्रम विनिमय होती है, तो सममित ग्रुप में भी अक्रम विनिमय हो गए। तो सममित ग्रुप जो होता है वो आपका होता है अक्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। ये भी लिख लेते हैं नोट लगा के। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सममित ग्रुप की कोटि कितनी होती है? फैक्टोरियल n के बराबर। और एकांतर ग्रुप की कोटि, जो अल्टरनेटिव जो ग्रुप होता है, उसकी कोटि होती है आपकी फैक्टोरियल n/2, उसको an से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे आएगा। सममित ग्रुप ऐसे अक्रम विनिमय ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि एफ जी है वो जी एफ के इक्वल नहीं होता है ना, इस वजह से। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट कि सममित ग्रुप में क्या होता है कि ये सब चीजें, माना n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित क्रमचयों, सभी क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप का नाम क्या होता है? सममित ग्रुप कहते हैं। और सममित ग्रुप की जो कोटि होती है वो आपकी होती है फैक्टोरियल n। जैसे मान लो कोई भी सममित ग्रुप दे दिया, S4 दे दिया, S3 दे दिया, तो उसकी कोटि कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 4 के बराबर और या फैक्टोरियल 3 के बराबर, जो भी आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि सममित ग्रुप जो Sn होता है वो आपका अक्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। ठीक है। तो इसके बाद में एक चीज़ और देखते हैं कि जो अपन n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय, जितने भी क्रमचय अपन डिफाइन करते हैं, वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए कैसे ग्रुप बनाते हैं, उसको हम वेरीफाई करते हैं। इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे। मान लो एक सममित ग्रुप S2 ले लिया अपने। S2 का मतलब क्या हो गया? उसमें अवयव कितने हो गए? 2। मान लो एक समुच्चय ले लिया अपन ने 1 2, जिसमें अवयव कितने? 1 2 है। तो हम क्रमचय डिफाइन करते हैं। क्रमचय कौन कौन से होंगे? एक तो 1 की इमेज 1 पर और 2 की इमेज 2 पे, एक होगा 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 1 पे। ये दो ही क्रमचय बनेंगे ना। अब देखो दो अवयव इसलिए लिए कि इसमें अपन वेरीफाई कर देंगे। 3 लेते तो अपन के पास 6 बनते, और 6 को फिर अपन वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको इससे वेरीफाई कर सकते हैं। इसको मैंने मान लिया
अल्फा 1, इसको मैंने मान लिया अल्फा 2। तो हम क्या करते थे, संक्रिया सारणी कंपोजिशन टेबल बनाते थे ना, तो कंपोजिशन टेबल बनाओ, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। यहाँ पे अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा 2, क्रमचय गुणन संक्रिया। अल्फा 1 को अल्फा 1 से गुणा करो, तो देखो अल्फा 1 क्या अपने पास तत्सम क्रमचय, और तत्सम क्रमचय को तत्सम क्रमचय से गुणा करते हैं तो वापस तत्सम में आता है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा। अल्फा 1 को अल्फा 2 से करोगे तो अल्फा 2, क्योंकि एक बार अल्फा 1 आ गया तो यहाँ अल्फा 1 तो आएगा नहीं है, तो आएगा क्या, अल्फा 2। अल्फा 2 को अल्फा 1 से करूँ तो देखो अल्फा 2 को अल्फा 1 से करना है, अल्फा 2 को अल्फा 1 से करना है, तो आपको पता है कि तत्सम क्रमचय को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी के साथ भी प्रोडक्ट करो, क्या आता है, वापस तत्सम क्रमचय आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, नहीं सॉरी, इसमें मैंने आपको गलत बता दिया कि अल्फा 1 तत्सम क्रमचय को किसी से भी गुणा करो वापस वही अवयव आ जाता है ना, तो अल्फा 1 को अल्फा 2 से अपन यदि प्रोडक्ट करेंगे तो वापस क्या आएगा, अल्फा 2 आएगा, ना कि अल्फा 1 आएगा। तो इसमें ये है कि तत्सम क्रमचय को किसी के साथ भी गुणा करो वापस वो का वही एलिमेंट आ जाता है। तो अल्फा 2 को किसी के साथ, अल्फा 2 को तत्सम क्रमचय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, यही अवयव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास अल्फा 2, अल्फा 2 अल्फा 2 से करेंगे तो अल्फा 1, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कि समर्थता ग्रुप सिद्ध करना है ना अपने को, तो ग्रुप के लिए पहली कंडीशन समर्थता, क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं कि इसमें जो अवयव देखते हैं वो सारे अवयव किसके होने चाहिए, ग्रुप के ही होने चाहिए, तो ग्रुप के ही अवयव है। तो समर्थता वेरीफाई, साचर्यता एसोसिएटिविटी, तो ये भी वेरीफाई। तत्समक देख लो, अल्फा 1 तत्समक है इसमें। प्रतिलोम देखो, तो प्रतिलोम में देखो आपका अल्फा 1 का प्रतिलोम क्या है, अल्फा 1 का प्रतिलोम वेरीफाई करो। अल्फा 1 तो तत्सम क्रमचय हो गया, अल्फा 1 का अल्फा 1 और अल्फा 2 का अल्फा 2, ये आपका हो गया ग्रुप। और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, सममित ग्रुप। तो n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, सममित ग्रुप होता है। सममित ग्रुप की कोटि होती है फैक्टोरियल n के बराबर। सममित ग्रुप है एक क्या होता है, एक क्रम इनमें ग्रुप होता है। अब देखो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे चक्रीय क्रमचय के बारे में। और चक्रीय क्रमचय है, और चक्रीय क्रमचय के बाद में हम देखेंगे पक्षांतरण, पक्षांतरणों की संख्या सम होगी तो उसको सम क्रमचय कहेंगे। और फिर इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे, या तो ये अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा या फिर उससे अगले में। इसके बाद में 2 लेक्चर और आएंगे परमुटेशन ग्रुप के, और उसमें आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब देखो यदि आपको चैनल पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। और अब देखो थोड़े दिन बाद में हम क्या करने वाले हैं, थोड़े दिन बाद में हम इसके बाद में जैसे ये ग्रुप थ्योरी की बुक चल रही है, तो ग्रुप थ्योरी के बुक के बाद में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कोई अदर बुक, और ये ग्रुप थ्योरी वाली बुक कंप्लीट होने वाली है, जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में हम कोई अगली बुक लेंगे, अगली बुक ग्रेजुएशन की लेंगे, और उसके साथ ही में हम 11th-12th का पोर्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे, और जल्द से जल्द कोर्स पूरा करवाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे कनेक्ट होएं। थैंक यू।